जिस दौर में आप पत्रकारों से उम्मीद करते हैं कि आपको सच दिखाया जाए और जो पत्रकार हैं दलाली न करें, उन उम्मीदों पर खरा उतरने की अगर बात की जाए, जो मापदंड है, तो कुछ कम ही पत्रकार बचे हैं, जिनमें से एक नाम आता है रवि भट्ट का। टाइम्स ऑफ अयोध्या के पत्रकार हैं और काफ़ी तेज तर्रार हैं। इनसे अगर बात की जाए तो जितने भी अधिकारी हैं, खास करके शासन प्रशासन की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा डरते हैं। और इनके जो वीडियो में आप देखेंगे, शिकायत जो होती है शासन प्रशासन को लेकर ही होती है। आम जन की अगर बात करें, असहाय, निर्बल, निर्धन, जो गरीब है, पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, उन सब के लिए कहीं ना कहीं एक तरह से मसीहा बनकर सामने आ रहे हैं। ऐसे तमाम पत्रकार बिहार में हैं। तो रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। धन्यवाद आपका और बहुत बहुत आभार, आपने इस चैनल पे हमें बोलने का मौका दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि आपने ये पत्रकारिता के बारे में कैसे सोचा, शुरुआत कहाँ से हुई? हाँ, ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत कम लोग इस सवालों को पूछते हैं। एक्चुअल में मैं दिल्ली में रहता था और पढ़ाई लिखाई सब कुछ कंप्लीट हो चुकी थी। सबका सपना था कि एक सरकारी नौकरी मिल जाए और मैं जीवन में सरकारी नौकरी की तरफ भागना नहीं चाहता था, क्योंकि दिल्ली में आप, ये किस साल की बात है? ये मैं जो है 2017 में ही, मैं 16 में चला गया था। 16 स्टार्टिंग में, 17 से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया हुआ था। तो ये बातें हुई कि भाई सब कुछ चाहिए था, सरकारी नौकरी घर वालों को, और मेरे सरकारी नौकरी भरोसा उठ चुका था। जिस प्रकार से लाठी डंडे बरस रहे थे अभ्यर्थियों के ऊपर, फॉर्म डाल दो 10 दिन बाद आएगा, और इसके बाद मैं सोचता था कि एक अनार 100 बीमार, वो बीमार की श्रेणी में मैं नहीं शामिल होना चाहता हूँ। मैं कुछ अलग करूंगा, प्राइवेट जॉब कर लूंगा, वो ठीक है। तो मैं प्राइवेट, और माँ बाप का पैसा जब उस लायक है नहीं, तो उस लायक रह के प्राइवेट मतलब सरकार की तरफ क्यों पैसा फंसाए। तो प्राइवेट की तरफ रुक किया और अच्छा खासा रिस्पांस मिला। बहुत अच्छा जो है एक सीए के अंदर काम किया। इसके बाद कुछ दिनों में सीख गया। इसके बाद बीकॉम वगैरह था, तो फिर जो है बहुत अच्छा अकाउंटेंट बन गया। लगभग 25-30 हज़ार रुपए कंपनी में जो है जॉब लग गई और बढ़िया सैलरी थी, अच्छा सा काम करता था। लेकिन सर मन नहीं भरा कि मतलब करें क्या, करें क्या, करें क्या, ये चीजें क्यूरियोसिटी मन में जो थी, हाँ, वो उल्टे मतलब उछाल मार रही थी। अरे यार, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, समाज के लिए नहीं कर रहे हैं। एक बार मैं ऐसे वाकया हुआ मेरे साथ कि मैं गया हुआ था जो है घूमने के लिए। तो मेरे मन में आया, एक ब्लॉगर को मैंने देखा, मैंने कहा मैं भी कल से ब्लॉगिंग करूंगा। उसके बारे में पढ़ा, इसके बाद ब्लॉगिंग की दुनिया शुरू कर दी, ब्लॉगर बन गया। फिर अचानक से 10 दिन ब्लॉगिंग किया, फिर समझ में एक दिन आया कि एक जो है एक फोन आया, लोग वीडियो देखे कि रवि भाई मुझसे कोई घूस ले रहा है। अच्छा। और जो है उसका वीडियो बना दीजिए। तो मैंने कहा यार, मैं तो कुछ ऐसा हूं नहीं जिससे मैं इसका समस्या का समाधान कर सकता हूं। मैं तो नॉर्मल ब्लॉगर हूं और कुछ जो है होगा नहीं इससे। तो मैं कहा ऐसे जाऊंगा तो वैल्यू ही नहीं देगा। तो मैंने पढ़ा उसके बारे में, तो पता चला कि स्वतंत्र पत्रकार होता है और भारत के संविधान में आर्टिकल 19, 20, 21 में आपको बोलने की आजादी है, बोलने की आजादी, सवाल पूछने की आजादी है। तो मैंने कहा इस चीज का क्यों ना फायदा उठाया जाए। और मैं अपने आप को स्वतंत्र पत्रकार की भूमिका में उस दिन से देखने लगा। और यही कारण है कि जब ये पहला दिन था जहां से पत्रकार बनने की बुनियाद रखी गई। मतलब इच्छा जागृत हुई कि यार समाज के लिए कुछ करना है। ब्लॉगिंग से सिर्फ और सिर्फ हम अपना पेट भर सकते हैं, अपना हक जाहिर कर सकते हैं, अपने लिए लड़ सकते हैं, दूसरों से इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो मैंने कहा कि जो है अब ब्लॉगिंग के क्षेत्र से निकलकर पत्रकारिता। और जब मैंने पहला, दूसरा, तीसरा वीडियो किया तो 1-2 लोगों को इंसाफ मिल गया। वो लोग हमें बधाई देने लगे, नाम लेने लगे, रवि भैया की वजह से हुआ है। तो मैंने कहा इस चीज को कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की दुआ लगेगी। तो यही चीज थी पत्रकारिता में आने के लिए। तो वहां पर जॉब आपने छोड़ दी? फिर जॉब ड्रॉप नहीं किया सर। अच्छा। जॉब जो है वो मेरा प्रोफेशनल था, ये मेरा पैशन था। मैंने पैशन को साइड में रखा, प्रोफेशनल, क्योंकि आय का स्रोत रहेगा तभी आप समाज सेवा भी कर पाएंगे, और कोई इनकम का जरिया नहीं था। तो जो है प्रोफेशनल जो चीजें थी उसको जो है पहले मतलब प्राइमरी दिया और इसको सेकेंडरी दिया। जब ऐसा लगा कि अब इस चीज को जो है प्राइमरी बना देना चाहिए और उसको सेकेंडरी, तो जॉब ड्रॉप 2017 में। 17, देखिए सर, ये मैंने कुछ शब्दों में बता दिया, लेकिन इतना कम शब्द है नहीं। 2017 में मैंने पहली बार रिपोर्टिंग किया, 2017 नवंबर में। वो 17 निकल गया खत्म, 18 पूरा निकल गया, कोई सक्सेस नहीं, 1 रुपए की इनकम नहीं। 2019 निकल गया पूरा खत्म, 1 रुपए की इनकम नहीं। 2020 जो है मई, पूरा जो है मई निकल गया और चैनल मोनेटाइज हुआ जाके, कोई इनकम नहीं। 2020 भी निकल गया, कोई इनकम नहीं। नवंबर में मैं 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव था, मैं अयोध्या से आके बिहार में ग्राउंड रिपोर्टिंग बाइक से किया हुआ था। अयोध्या से चल के समस्तीपुर गया था रिपोर्टिंग करने के लिए, और वहां से उसकी दूरी 800 मतलब 400 किलोमीटर अप डाउन। मैं रोड टोकना चाहूंगा 1 मिनट।
कि आपने दिल्ली कब छोड़ा फिर? हाँ, दिल्ली मैंने छोड़ दिया अक्टूबर 2021 में। 2021 में छोड़ा। जी। उससे पहले आप जॉब करते रहे और साथ ही साथ आप यूट्यूब पर काम करते रहे जी। ठीक है। मतलब उसको पैशन मान के ठीक है। कि काम करना है इस पे ठीक बस है, जी। अब आप आगे बताइए। आप तो आ गए समस्तीपुर। मतलब एक अच्छी इच्छा जागृत हुई कि अब और कुछ अलग करना चाहिए, मतलब दिल्ली से और उत्तर प्रदेश से निकल कर कहीं अलग तो जब जाना आप चाहिए। बाइक से आए अयोध्या से समस्तीपुर, जी। तो खुद ही चला कर आए खुद या ही चला के आए कोई साथ अकेला, नहीं कोई था? साथ नहीं था। पहला पड़ाव मेरा गोपालगंज हुआ। आपने समस्तीपुर ही क्यों चुना? नहीं, नहीं, समस्तीपुर बताता हूँ मैं। देखिए, मैं बिहार के इन कोनों से समस्तीपुर तक पहुँचा। जहाँ तक मेरी होप थी कि मैं समस्तीपुर पहुँच जाऊँगा, इसके बाद फिर मैं वापस रिटर्न हो गया, क्योंकि उसके आगे जाने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी और उसके आगे मुझे कुछ अच्छा दिखा नहीं। तो मैं कंटेंट लिखा हुआ था कि इस चीज़ पे काम करना है। पहला पड़ाव गोपालगंज में हुआ और गोपालगंज में मैंने राधेश्याम रसिया का इंटरव्यू शूट किया। इसके बाद जो है कई और जगह थे, कई चुनावी यात्रा किया, बहुत सारे वीडियो थे जो मैंने शूट किया। इसके बाद मैं छपरा सिवान होते हुए इसके बाद जो है फिर से गोपालगंज आया, गोपालगंज से फिर मुजफ्फरपुर और इसके बाद दरभंगा होते हुए समस्तीपुर चला गया। बीच में ब्रेक आप लेते रहे जैसे ही बिहार में एंट्री लिया। तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ मेरा 2 वीडियो चला था और तब भी मैं निराश नहीं हुआ था। मैंने पूरे 1000 किलोमीटर गाड़ी चलाई और लगभग 10 से 15 हजार रुपए खर्चा किया उस बीच में। एक वीडियो चला था खेसारी लाल यादव के घर का और दूसरा वीडियो मेरा चला था राधेश्याम रसिया का, जिसमें मेरे को 1.5 लाख लोगों ने देखा था। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी और उस चीज को मैंने कंटिन्यू रख रहा। फिर मैं दिल्ली चला गया और इसके बाद फिर मैंने 2021 पूरा जो है जॉब पर और यूट्यूब को समय दिया। फिर से 2022 से फिर एक नई शुरुआत नए लोगों के साथ 1 जनवरी से किया। अच्छा, 1 जनवरी से जी। फिर आपने नए साल में शुरुआत की। तो शुरुआत आप अयोध्या के चूंकि रहने वाले हैं, तो आपने अयोध्या से शुरुआत की या फिर बिहार से? नहीं, हाँ, ये चीजें बहुत अच्छा सवाल है कि शुरुआत कहाँ से। शुरुआत अयोध्या से ही हुई थी और अयोध्या में मैंने जनवरी 2022 में यहाँ पर मैं आया बिहार में और गोपालगंज से मेरी शुरुआत हुई। लेकिन दिसंबर में और अक्टूबर और नवंबर में जो है मैंने अयोध्या में इतने बहुत सारे वीडियो कर दिए थे जिससे जो है बहुत अच्छी छवि अयोध्या के अंदर जो है बन चुकी थी। तो ये बहुत अच्छी चीजें थी कि अयोध्या से छवि बनी और 1 लाख फॉलोअर्स जो है फेसबुक पे अयोध्या से और ग्राउंड पर न उतरने से पहले लोगों को मिल चुका था, वो प्राइमरी चीजों में, मतलब सेकेंडरी चीजों में। इसके बाद फिर 1 जनवरी से गोपालगंज आया। एक मित्र है विशाल राय जी, जिन्होंने अप्रोच किया कि रवि जी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, अगर पूरा समय देंगे तो आप अलग करेंगे। आपके साथ विशाल ही रहते हैं? जी जी जी। तो विशाल आपको कैसे मिले, कहाँ से? विशाल जी आयांश का एक प्रकरण था जहां पर उस समाज सेवा के लिए आए हुए थे। वो अपने गोपालगंज से कुछ पैसे इकट्ठा करके यहाँ डोनेशन के लिए आए हुए थे, लोगों से चंदा मांग के, ताकि उस बच्चे की इलाज हो सके। और मैं आया था दिल्ली से रिपोर्टिंग करने के लिए। तो मेरे पास ट्रेन पकड़ना था, मेरे पास जाने का कोई साधन नहीं था और 15 से 20 मिनट बचा था और स्टेशन से और उस घर की दूरी लगभग 8-10 किलोमीटर दूर थी। तो विशाल जी के पास कार था, तो उन्होंने जो है कार से हमें तुरंत स्टेशन पहुंचाया, वहीं से नंबर शेयर हुआ और इसके बाद वहीं से बात करना शुरू हो गए। लेकिन हम इतना सीरियस नहीं लिए कि भाई मिल गए हैं, मानवता के नाते उन्होंने कह दिया है। फिर जब इनका बीच में फोन आता रहा, फिर भी सीरियस नहीं लेते थे हम। फिर दिसंबर में अचानक से मुझे गोपालगंज में कुछ काम पड़ा, फिर मैं इनके पास गया तो इन्होंने कहा कि आइए फिर काम करते हैं, आप रवि जी अच्छा कर रहे हो, अगर और अच्छा करोगे तो बहुत अच्छी पहचान मिलेगी, लोग जानेंगे आप बहुत समाज के लिए अच्छा कर रहे हो, इसको बड़े स्तर पर किया जाए 30 दिन रह के। तो विशाल जी ने अप्रोच किया और इसके बाद वहीं से जो है एक नई शुरुआत हुई। 1 जनवरी 2022 से विशाल जी के लिए इसके साथ हम गोपालगंज से इनसे घर से निकले। इनके घर से बढ़िया बिस्तर लेकर, कहाँ रुकना है कहाँ जाना है कुछ नहीं पता है, बस निकल लिए थे गाड़ी में। और पहली रात हमने गाड़ी में ही पूरी रात बिताई थी ढाबा पे खाकर। और सुबह हुआ तो जो है ढाबे पर नहाकर तो फिर से दिन की शुरुआत किया। बड़ी संघर्ष भरी कहानी रही आपकी। अच्छा, सबसे बड़ी बात, चलिए हमने ये जान लिया कि ये पत्रकारिता की शुरुआत कैसे हुई। क्योंकि आपका बैकग्राउंड जो है उसका कोई लेना देना नहीं था पत्रकारिता से। आपकी पढ़ाई जो थी वो अलग थी। हाँ जी। तो आपने सीखा कहाँ से? सीखा अपनों से। मैंने क्या बताया कि मैं हर एक छोटे बड़े चीज को देखता हूँ। मुझे बड़े के अंदर कुछ अच्छा मिलेगा तब मैं सीख लूंगा, छोटे के अंदर अगर कुछ अच्छा मिलेगा तब भी मैं सीख लूंगा। और दूसरा, अगर आप अकाउंटेंट हैं और अगर आप समाज में कहीं हैं तो आपको बोलने का पहले से ही ज्ञान होगा। तो बोलने का ज्ञान था, कुछ लोगों से सीखा, कुछ लोगों से जो है देख कर उनको सीखा और इसके बाद लगा कि अब कुछ अलग कर सकते हैं। और इसके बाद फिर 2-4-5 किताबें पढ़ी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, अपने अधिकारों को समझा, संविधान वर्णित अधिकार
अधिकारों को अपने आप को समझा कि हम कैसे सवाल पूछ सकते हैं, हमारा क्या अधिकार है सत्ता और लोकतांत्रिक देश में सवाल पूछने का, उन अधिकारों का फायदा उठाकर ही जो है इस क्षेत्र में आना हुआ। अच्छा, इसमें किसी को अपना मानते हैं कि हाँ, जैसे कोई ऐसा व्यक्ति विशेष हो कि जिसकी वजह से, जिसका वीडियो देख के या जिसके साथ रह के या जिसकी कहेंगे पथ प्रदर्शन में या जैसे भी ले ले। हाँ, ये चीजें मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि शुरुआत मैंने जब ब्लॉगिंग की तो मैंने मुंबईकर निखिल के नाम से एक ब्लॉगर है, मुंबई के बहुत बड़े ब्लॉगर हैं, उनका मैंने वीडियो देखा। इसके बाद फिर 2-3 और ब्लॉगर जिनका अभी नाम अचानक से याद नहीं आ रहा है, तो उनका मैंने कहा जब ये इंसान कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो ब्लॉगिंग की शुरुआत वहां से हुई। दूसरा, पत्रकारिता क्षेत्र में जब आने का, तो वो बताया वाक्य ऐसे हुआ, तो फिर देखना पड़ा कि ऐसा कौन करता है। तो पुण्य प्रसून वाजपेयी जी, अजीत अंजुम जी, इसके बाद इन लोगों का वीडियो देखा, लेकिन इनसे मिल कभी नहीं पाया। फिर ब्रिजभूषण दुबे जी को मैं देखा कि अपने उत्तर प्रदेश में है पूरे जो है, तो इनको मैंने अपना आइकन मान लिया कि मतलब यार ये इंसान बहुत अच्छा कर रहे हैं, इनसे सीखना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। तो वो दिल्ली आए थे किसान आंदोलन 2000 आई थिंक 2020 लास्ट में। तो मैं वहां से उनसे मिला, 7-8 दिन साथ में रहा, दिल्ली में भ्रमण किया, उनके साथ घूमा। तो वहां से मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, बहुत पत्रकारिता के छोटे छोटे गुण सीखा, और उन्होंने बहुत सारी चीजें टेक्निकल और इसके बाद बहुत सारी चीजों पे जो है अपना बात रखा कि रवि ऐसा करोगे। और उन्होंने एक चीज कहा था, रात में ऐसे चलते हुए उनको कुछ दिख गया और उन्होंने उस पर रिपोर्टिंग करना शुरू कर दिया, और मैंने भी उनको देखा रिपोर्टिंग करना शुरू कर दिया। तो जब उन्होंने उस वाक्य को देखा तो उन्होंने मेरे पीठ थपथपाया ऐसे, रवि बेटा बहुत अच्छा करोगे, शाबाश, मतलब ऐसे बोला। और उन्होंने इस चीज में कहा कि तुम बेटा बहुत अच्छा कर सकते हो, क्योंकि ऑन स्पॉट तुम्हारे अंदर बोलने की क्षमता है। और उस इंसान ने जब इतना बोल दिया तो हम कहे साला अब तो हम डंका बजा देंगे पूरा। और फिर इसके बाद वहीं से शुरुआत हुआ, फिर वो उनसे भी जो है संपर्क टूटा। फिर मनीष जी को मैंने थोड़ा बहुत देखना शुरू किया, और मनीष जी जो है को देखते देखते फिर पूरी तरीके से पत्रकारिता में ही आ गया। पत्रकारिता में आ गए जी। अच्छा, एक चीज और बताइए कि जैसे आप ज्यादातर जो आवाज उठाते हैं सिस्टम के खिलाफ उठाते हैं, अक्सर आपकी जो शिकायतें होती हैं जो सूबे के मुखिया है उनसे होती है, जो पुलिसिया विभाग है उससे होती है, तो इन सब में क्या लगता है आपको कि ये जो है जनता की जागरूकता की कमी है या फिर सरकार की विफलता है? हाँ, इसमें दोनों चीज है। देखिए, सरकार की विफलता है, लेकिन हम विफल देखिए किसी को अगर कोई सो रहा है तो जगाना हम लोगों का काम, घर का गार्जियन का काम होता है जगाना। घर का गार्जियन मुख्यमंत्री के रूप में बना दिए हैं, लेकिन लोकतांत्रिक देश में मुख्यमंत्री गार्जियन नहीं होता, सिर्फ 5 साल के लिए होता है, बाकी जनता गार्जियन होती है। तो जनता का काम होता है खोदना, अगर कोई सो रहा है तो उसे खोद खोद कर जगा देना। तो जनता ने वो काम शुरू से किया नहीं, क्योंकि नेताओं ने बता दिया कि हम ही हम सबसे बड़ा, मतलब हम ही सब, हाँ, आम ब्रह्मास्मि, मतलब हम ही सब कुछ हैं। तो जनता ने कहा साला यही ब्रह्मास है, तो हम तो साला कीड़ा मकोड़ा है। लेकिन जब जनता को हम लोगों ने बताने का काम किया, नहीं ये कीड़ा मकोड़ा है, हम ब्रह्मा हैं, तो सच मायने में जनता ने भी खोदना शुरू कर दिया है। और जो आपने बोला कि सिस्टम का फेलियर था और जनता की सूझबूझ भी थी। अब जनता जाग रही है और सिस्टम का फेलियर भी बदल रहा है। यानी हमारे अंदर सबसे बड़ा दोष है, हम उसको सत्ता में बिठा देते हैं जिसको जो है जो 8वीं पास होता है, जिसको सदन में बोलना तक नहीं आता है, और वो बच्चा जो साला BA BSc करके सदन चलाने लायक है वो पुलिस का डंडा खा रहा है। तो ये देश का दुर्भाग्य है। अब देश के लोग बदल रहे हैं और अपने हक की आवाज उठा रहे हैं, मांग रहे हैं, और यही कारण है कि अब बदलाव हो रहा है। बेशक आपके चीखने चिल्लाने से बदलाव आया है जी। क्या लगता है कि इससे लोग जागरूक हो रहे हैं, यानी कि जो आपकी मुहिम है कि हर व्यक्ति के पास फोन है और डिजिटल दुनिया जो है आज के समय में यही सबसे बड़ा हथियार है, बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको कि वो हर आदमी के अंदर दिमाग में हो रहा है कि कहीं गलत वो देख रहा है अगर तो तुरंत वीडियो बनाने लग जाए, आपको भेजे या खुद ही अपलोड करे सोशल मीडिया पर, या लोगों के मन में अभी भी ये डर आपको देखने को मिलता है कि यार ये तो रवि भट्ट है, ये कर ले जा रहे हैं, हम थोड़ी कर पाए? नहीं, ये चीजें नहीं है। देखिए, अब मैं इतना कह रहा हूँ कि इस चीज का प्रभाव पड़ रहा है। आदमी सामने से ऐसे मोबाइल कैमरा करके नहीं बनाएगा, लेकिन वो ऐसे करके जरूर बना लेगा। उसको पता है कि सच में यही हथियार है, और यही का तो फायदा रवि भट्ट उठा रहा है। उसको कहीं से जो है अमेरिका से कोई जो है वरदान थोड़ी मिला है। जब हम उस चीज का रवि भट्ट फायदा उठा सकते हैं तो हम क्यों नहीं? जब रवि भट्ट पुलिस के ऊपर दौड़ के भाग सकता है अपने अधिकारों को समझकर, तो मैं क्यों नहीं? लेकिन हाँ, सब चीजों का एक दायरा है, सब चीज दायरे में रहकर की जाए। अब मैं इतना कहता हूं कि ठीक है, लोग बदल रहे हैं और वो इस चीज की इसकी कीमत समझ रहे हैं, और यही कारण है कि बदलाव हो रहा है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग मुझे
दिन भर में मेरे फेसबुक पे, ट्विटर पर, जो है इंस्टा पे जो है, और सब जगह मुझे शॉर्ट वीडियो बना के, रवि भैया इस स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। मैंने कहता हूँ तुम 4 लोग अपने गाँव के साथ चले जाओ, गाँव वालों के साथ, कि यार मास्टर जी से पूछो सवाल, मास्टर जी पढ़ाना शुरू कर देंगे। मैं हर जगह तो पहुंच नहीं सकता हूँ, लेकिन तुम लोग जो है जहां पर हो वहां का समस्या का निदान करवा सकते हो। जब आपसे नहीं होगा तो मैं आऊंगा। तो बहुत सारे जो वीडियो भेजते हैं उसको मैं देखता हूँ, और इसके बाद में से जो होता है मैं वो करता हूँ, और वहां पर बदलाव भी होता है, इसीलिए लोग फॉलो करते हैं। चैनल का जो नाम रखा गया, ये किसने रखा था, कैसे दिमाग में आया, कब क्रिएट हुआ? हाँ, ये टाइम्स ऑफ अयोध्या एक नाम था, जैसे अयोध्या से था तो कुछ देखता था कि टाइम्स ऑफ इंडिया है, टाइम्स ऑफ हिंदुस्तान है, टाइम्स ऑफ नवभारत टाइम्स है, ये सब है। तो इस चीजें का मन में ख्याल आया, तो मैं सोचा कि यार अपना भी कुछ ऐसा ब्रांडिंग हो बड़ा सा। तो कुछ याद में नहीं आया, फिर रैंडमली ऐसे ही टाइम्स ऑफ अयोध्या का नाम रखा, और इसके बाद फिर जो है पूरी प्रक्रिया हुई, और इसके बाद अभी ये पूरा चल रहा है। अच्छा, आमतौर पर देखा जाता है आप बिहार में रहते हैं जी, लेकिन आपके चैनल पर जो डिस्क्रिप्शन है वही पहले वाली है जो आपने शुरू में डाली थी। हाँ, वो चेंज इसका मतलब आप हमें शुरू से देख रहे हैं। नहीं कह सकते हैं। हाँ, ये चीजें हैं, मतलब ये वो चीज को डिस्क्रिप्शन देखेगा तो कहेगा। जैसे मैं बताऊं, मैं बता देता हूँ, जैसे शुरुआत में क्या होता है, अभी भी हो सकता है बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हों जिनको हमें ये लग रहा हो हम रेगुलर नहीं देख रहे हैं, कभी कभार देख रहे हैं इस तरीके की चीजें, लेकिन जब देखते हैं बहुत अच्छा कर रहा है, वाकई में हमें भी देख के अच्छा लगता है, तो क्या होता है हम रेगुलर देखने लग जाते हैं। तो मैं रेगुलर आपको देख रहा हूँ जब से आप बिहार आए। जी जी, उससे पहले। हाँ, तो ये डिस्क्रिप्शन की बात आई जो अबाउट सेक्शन में लिखा है। मैं अपने यूट्यूब फेसबुक पे कहीं भी किसी चीज का लिंक नहीं देखा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, फेसबुक पे फॉलो करो, कुछ नहीं मिलेगा। मेरे अंदर सिर्फ टाइटल और आपको थंबनेल दिखेगा, और यूट्यूब पर आप जाकर कोई भी देख सकता है। ना मेरे से संपर्क करो, ना विज्ञापन के लिए मुझे फोन करो, ये सब मेरे अंदर है ही नहीं। तो दो चीजें, अबाउट सेक्शन चेंज होगा या नहीं? अबाउट सेक्शन क्या सर, जितनी देर में अबाउट सेक्शन लिखेंगे, चेंज करेंगे, उतनी देर में एक वीडियो करके किसी को न्याय दिला देंगे। क्या अबाउट सेक्शन में क्या रखा है? नाम रवि भट्ट है, ये भी बहुत कम लोग जानते हैं। मैं किसी को बताता नहीं हूँ अपना परिचय, मैं ये नहीं बताता कि मैं रवि भट्ट हूँ, मैं नहीं बताऊँ सर। मेरी पहचान रवि भट्ट से नहीं है, मेरी पहचान न्याय से, इंसाफ दिलवाने से, मेरी पहचान टाइम्स ऑफ अयोध्या से है, और उसको सब लोग जानते हैं। सभी लोग जानते हैं, तभी तो बोलते हैं रविया आएगा तो मतलब वो टाइम्स ऑफ अयोध्या वाला, वो पत्रकार आएगा चिल्लाने वाला, तभी तो इंसाफ मिलेगा। तो ये चीजें बिहार की अगर बात करें तो बिहार में तो आपको भर भर के प्यार मिल रहा है, झुआ भर के एकदम जस कहा है जी। तो यूपी के जितना जने हैं, खास करके अपने सबके अयोध्या साइड के, बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कि हाँ रवि भाई यही है ना, ही है, कहाँ रह गए, कहाँ नहीं रह गए, ओला पाला में कहाँ जूझा बाझा बाटे तो था नहीं चलत है। तो अयोध्या के खबर खास करके ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ तो ही है, चला माने थे कि हाँ बिहार में यहाँ भ्रष्टाचार, क्राइम सब कुछ है, लेकिन उम्मीद जो रहा थी ना, जैसे यहाँ आप इतना अच्छा करत हो, वो कुछ है जन के साथ है सही, लेकिन अन्याय तो होता है। तो हुआ क्यों यही मेरे का है नहीं कि जे उठा सके आवाज, तो ये चीजें उम्मीद करत है कि आप पहुंचो हुआ। हाँ, ये उम्मीदें हैं, और इसके लिए मुझे ताना भी अयोध्या से सुनना पड़ता है। लेकिन मैं सर, दो ही हाथ पैर है, दो ही सब कुछ, अब क्या करूं। यहाँ भी उम्मीद है, यहाँ 70% लोगों की उम्मीद है, वहाँ 10-5 लोगों की उम्मीद है। कोशिश करता हूँ कि जाऊं, देर जाऊं, दुरुस्त हो जाऊं। किसी को समय दे दिया सर, देखिए हम 10 दिन पहले का शेड्यूल बना कि ये चीजें करना है। मैंने आपको अभी तक बैठे थे तो मैंने 11 तारीख का शेड्यूल आपको बता दिया है। अब कोई बोले कि 11 को ही आना है, तो सर 11 को मैं नहीं आ सकता हूँ, सच बात तो यह है। और मैं इतनी दूर हूँ, मेरे पास हेलीकॉप्टर तो है नहीं कि मैं उड़ जाऊंगा। अगर मैं यहाँ से अयोध्या आज भी चलता हूँ तो मैं कंटिन्यू नहीं जाऊंगा, 2 से 3 दिन मुझे अयोध्या पहुंचने में मिनिमम 2 से 3 दिन लग जाएगा। तो भविष्य में रिपोर्टर हायर करने की इच्छा है? नहीं, रिपोर्टर नहीं, क्योंकि मैं अपने संविधानों को समझ रहा हूँ, मैं रिपोर्टर नहीं हायर करूंगा। लोग मुझे देखना पसंद कर रहे हैं, हो सकता है कि रिपोर्टर रखने से उसको इंसाफ ना मिले, वो फीलिंग ना आए। रिपोर्टर रखकर जो है आप पैसा कमा सकते हैं। वो वीडियो करेगा तो आप पैसा कमाएगा। पैसा कमाना सर मकसद नहीं, न्याय दिलाना। न्याय हमें पता है कि हम जाएंगे तभी मिलेगा। ये चीज ऐसी आवाज कोई उठा नहीं पाएगा। चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपकी पर्सनल चीजों की। फैमिली बैकग्राउंड की अगर बात की जाए तो घर में सबसे ज्यादा किसके लाडले हैं? माता पिता सबके दोनों के लाडले हैं। माँ ने बहुत प्रेम से पाला है। नहीं, अब तो आप मतलब काफी अच्छा कर रहे हैं और चारों तरफ से तारीफें सुनने को मिलती होंगी। तो प्रेजेंट टाइम में देखा जाए, जब किसी का भी बेटा सक्सेस हो जाता है और आसपास के लोग एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं, तो घर से भर भर के प्यार मिलता है। लेकिन जब आप पढ़ रहे होते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते हैं, उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि किससे ज्यादा प्यार मिल रहा है? पिताजी से। अच्छा, पिताजी बहुत प्यार करते थे। मम्मी तो बहुत मारती थी पढ़ने के लिए। मतलब वो पिताजी मतलब क्या रहते थे, बाहर रहते थे, तो पिताजी के साथ चालाकी करते थे। पिताजी को नहीं पता था, वो मतलब अपना काम धाम में लगे होते थे, तो यार मेरा बेटा पढ़ेगा। अब मम्मी लेकिन घर पर तो निगरानी रखती थी, तोड़ देती थी। पढ़ नहीं रहा है,
तोड़ देती थी पढ़ने के लिए। लेकिन पिताजी को ये चीजें नहीं पता थी, लेकिन माताजी ने हमारे अच्छे उज्जवल भविष्य के लिए इन सब चीजों को कहा, और उस चीज का पछतावा होता है कि माँ ने बहुत अच्छा समझाया था, और समझा भी यही कारण है कि आज इसी कारण आज हाँ, इतनी सारी माओं के आप लाल बन चुके हैं, और माँ को भी गर्व होता है कि साला बेटा पैदा किया है, केचुआ बितुइया थोड़ी। ये चीजें माँ बड़े गर्व के साथ गाँव में बोलते हैं कि अरे। अच्छा, एक चीज और बताइए कि दिल्ली जाने से पहले 2016 में आप दिल्ली गए, उससे पहले अयोध्या ही रहते थे? हाँ बिल्कुल, 2000 पूरा अयोध्या प्रॉपर। की वो कौन-कौन सी जगह है जहां आप जो मिस करते हो, जहां आप दोस्तों के साथ बैठते रहे हो, कुछ ऐसे दोस्त जिन के साथ बड़ा अजीब-गरीब सर, अयोध्या से मेरा घर 30 किलोमीटर पड़ जाता है, हलियापुर साइड, शायद आपने नाम सुना होगा, तो वो अयोध्या से थोड़ा पहले पड़ जाता है, अयोध्या से दूरी है। अयोध्या में सर रहा तो जो है हम 5-6 दोस्त हुआ करते थे, हमारी एक छोटी सी दुकान थी, 2014 की बात है ये। हम लोग फेसबुक पे जो है फेसबुक बनाए थे, हमारे पास लावा KKT 27 मोबाइल था, तो हम लोग तीनों लोग एक साथ बैठ के 4 लोग फेसबुक चलाते थे। दोस्त थे सब, हमसे बड़े थे, सीनियर थे वो लोग, मतलब हम चारों लोग बैठ के मोबाइल व्हाट्सएप फेसबुक चलाते थे, इसको एक साथ मैसेज करना है, इसको परेशान कर देना, उसको परेशान कर देना है। क्या फेक आईडी चलाते थे? ना पर्सनल आईडी, वही आईडी आज भी चल रही है। अच्छा। लेकिन जो है आपस में होता है ना कि एक साथ तीनों को, एक लोग को मैसेज करना, ये चीजें थी। और उस चीज को मैसेज, और क्रिकेट को बहुत मिस करता हूँ, अभी भी सोचता हूँ कि खेलने को मिल जाए, और 4 गेंद कोई खिला देगा तो 8 गेंद खेलने का मन करता है। और कमेंट्री को बहुत मिस करता हूँ। टूर्नामेंट साला 10 किलोमीटर के राउंड में कहीं भी टूर्नामेंट होगा ना, रवि भट्ट को याद किया जाता है कमेंट्री के लिए, क्योंकि मैं कमेंट्री करता था, और जब मैं 9वीं 8वीं में पढ़ता तभी से कमेंट्री करता था। और वो चीज, और क्रिकेट सुनने का शौक सर, गाँव में घर पे टीवी नहीं था, एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, तो लाइट नहीं आती थी, तो रेडियो था सर। और रेडियो पे क्या होता था कि रेडियो लेके आए थे 350 रुपए का, गेहूं का बाली बेचकर। अच्छा। तो जो है ये घर वालों की जानकारी में था कि जानकारी में था। और एक बार गाय चराने गए तो कुछ बच्चा लोग था, क्रिकेट का इतने दीवाने थे कि वो आ रहा था टेस्ट इंडिया और इंग्लैंड का, तो जो है गेंद गुच्छी होता है वहाँ, किसी ने मार दिया, और जो है भी बोलते हैं हाँ, उसके ऊपर उसके ऊपर गमछा रखा था रेडियो के ऊपर, और वो चीज जो है हमारे रेडियो की फूट गई थी, तो हमें बहुत दुख हुआ था। और इसके बाद रेडियो सुनने का इतना शौक था कि कभी कभी डे नाइट मैच होता था, और टेस्ट कभी कभी 2-2 बजे रात तक चलता था, तो हमारे जब मम्मी आवाज सुनती थी तो डांटती थी, तो एकदम वॉल्यूम स्लो करके जो है कान के नीचे, जैसे मोबाइल आज के जमाने में लोग बात नहीं रख कैसे ऐसे हम रात में रखकर रेडियो सुनते थे, और वो चीजें अभी भी मिस करता हूँ, याद आती है। अब तो क्रिकेट देखने का मौका ही नहीं मिलता। अच्छा, बाबू सोना वाला सीन कभी हुआ? ना कभी नहीं। बाबू सोना था, वो सब चीजें मतलब वो जीवन का एक बहुत छोटा एहसास होता है, वो चीजें अगर ना हो तो आदमी जीवन में कभी भी उन चीजों से, हर एक चीज दौर से गुजरना चाहिए। और इतनी मैच्योरिटी कहाँ से आई, फिर कैसे आई? मतलब जैसे होता क्या है कि आदमी जब चाहे दोस्ती में कह लें या प्यार में कह लें या घर वालों से कह लें, जब तक वो ठोकरे नहीं खाता है तब तक उसको समझ में नहीं आता, उसको लगता है कि दुनिया यूं ही हलवा है, सब कुछ सामने रखा है, यूं ही मिल जाए। देखिए सर, आपने 2 चीज कही और ये मेरे बहुत दिल के करीब से निकली है। आज तक ये सवाल किसी ने नहीं पूछा था, और ये बात बहुत स्पष्टीकरण की, जब तक ठोकर नहीं लगेगी आप सीख नहीं सकते हैं। देखिए सर, मैं अपने गांव में सबसे पढ़ने में तेज लड़का था, अपने कॉलेज स्कूल में मैं सबसे पढ़ने में तेज लड़का था, मेरे नाम का ट्रॉफी बढ़ता था, मतलब अवार्ड बढ़ता था रवि भट्ट के नाम का ऐसा। लेकिन जब मैं गांव में सर तेज था, अपने स्कूल में तेज था, अपने आस पड़ोस में तेज था, मैं अपने गांव के बच्चों को बुलाकर कोचिंग पढ़ाता था, लेकिन जब मैं दिल्ली गया पहली बार घूमने ना, तो मैं वहां अपने आप को सुन नहीं पाया सर, क्योंकि वहां की पढ़ाई और यहाँ की पढ़ाई जमीन आसमान का फर्क। मैंने यहाँ पढ़ा था, लेकिन वहां आपको पढ़ाई की जरूरत नहीं, पढ़ने की जरूरत है, स्किल आपके अंदर क्या है, आप क्या जानते हैं। और जब मुझे पता चला कि मैं यहाँ शून्य हूँ, तो मैंने वहां नए तरीके से दिल्ली में जाकर पढ़ाई किया, और मुझे उस दिन रोना आया अपने ऊपर कि साला मैं गांव में सबसे तेज था, लेकिन आज मैं यहाँ जीरो बन गया, क्योंकि मैं कुछ नहीं हूँ यहाँ पर, इस जो है इस समाज के और इस देश के मतलब यहाँ के लोगों के आगे। उस हिसाब से मैंने अपने आप को ढाला, पैशन, प्रोफेशन, खाना पीना, बोलना चलना, रहना सहना, सीखना पढ़ना, सब तरीके से ढाला। और इसके बाद फिर जो है मतलब धीरे धीरे सुधार आता। हाँ, वो चीज आई। और जब लोगों को देखता रहा कि यार ये इंसान कर रहा है, कि मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, ये मैं जॉब करके जो है मैं अपने जीवन में सिर्फ कोई मैं एक आईफोन नहीं ले सकता हूँ, मैं फोन नहीं अच्छा ले सकता हूँ जॉब करके, जॉब की मैं 20-25 हजार रुपए और 10-15 खर्चा, मैंने 10,000, तो मेरे को लगा यार या तो बिजनेसमैन बनना है या तो फिर कुछ अलग करना है। ये चीज था मतलब शुरू से। जब से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, निजी सवाल ही है जी, तो तब से कोई ऐसी घटना हुई जिसने आपको कुरेद के रख दिया हो, आपको अंदर से आया हो कि यार ये बहुत गलत हुआ, मतलब जैसे रोने वाली फीलिंग? बिल्कुल
कोई ऐसी घटना हुई? जो है बहुत सारे वाक्य हैं। किस क्षेत्र में आप पारिवारिक पूछ रहे हैं या जो है जिस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ? पत्रकार, इसीलिए मैंने जोड़ा हाँ, पत्रकारिता से जुड़ा, जैसे आप गए हो खबर करने या कुछ भी, आप लिटरली आप दिखा नहीं रहे लोगों को, हाँ, लेकिन आप अंदर से रो रहे 3 जगह मेरे सामने वाक्य आया है। मैं पहली बार जो है दहेज उत्पीड़न में केस करने गया, वो रिपोर्टिंग करने गया था, शायद से वो मोतिहारी का केस था। तो मैं वहां गया जहां पर दहेज के लालची दूल्हे को चाहिए थी बुलेट, और बुलेट नहीं दिया तो आई हुई बारात द्वार से लौट गई। वहां पर मैं बहुत अपने आप को कोसा, मतलब रोया कि मैं इसके लिए शायद से मैं कुछ कर पाता। मैंने उस चीज को, आवाज को बुलंद किया, लालची दूल्हे के घर तक गया। इसके बाद पुलिसिया व्यवस्था को कोसा कि तुम लोग जागरूक होते तो अच्छा होता, ये होता। वहां पर मैं रोया नहीं, वो माँ मुझे पकड़, हाँ, मुझे वो माँ पकड़ कर रोने लगी और मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा मैं आपके लिए लड़ूंगा। उसने सिर्फ आपकी बेटी को छोड़ा ना, अगर वो ले जाके मार देता, मैंने उसको ढांढस बंधाया। और दूसरा वाकया बेगूसराय में, जिस एक लौता भाई था उसका, और 3 महीने बाद उसकी शादी थी, और उस पत्रकार को जो है उसके घर के सामने मार दिया गया। एक ही बेटा था, एक बहन की शादी थी, अब कोई उस घर में है नहीं। वहां पर मेरे को रोना आया और मैं पूरी तरीके से एकदम, वहां पर एक लड़की ने ताना बोल दिया कि सब लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि शादी है, हाथ पीले करने थे, अब भाई मर गया, अब क्या होगा, सब यही सवाल पूछ रहे हैं, इंसाफ कोई नहीं दिला रहा है। उस लड़की ने मुझे जब ये बोला मेरे कोई फ्रेंड सर्कल में, तो मैं कहा जब तक इंसाफ मिल नहीं जाएगा रवि भट्ट यहाँ से जाएंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैंने फिर पत्रकारों का 2-3-4 गो फौज बुलाया, 4 पत्रकार अपनी तरह क्रांतिकारी, और 7 दिन तक जिस जगह पर कोई आता नहीं था वहां पर मैंने नेता विधायकों का तांता लगवा दिया। जहां पर 7 दिन तक 4 से 5 आरोपी गिरफ्तार थे, उन सब की घर की कुर्की जब्ती करवा दी मात्र 7 दिन में। मेरे प्रदर्शन करने के बाद जो है, मेरे रिपोर्टिंग करने के बाद माननीय कोर्ट को जो हस्तक्षेप करना पड़ा और आरोपियों के घर पर बुलडोजर चढ़ा, वो मेरी जीत थी। अभी 10 दिन पहले सिमुल तल्ला की मैं बात करूं, जहां पर एक प्रभात खबर के पत्रकार गोकुल यादव को दिन दिहाड़े 5 गोली मारी गई, 5 गोली। वहां उनकी माता जी पकड़कर रोने लग गई, मुझे आप वीडियो देखे होंगे अगर शायद से, वहां पर रोने लग गई वो। और मैं वहां पर, मेरे मुंह से एक सवाल निकला और मैंने इस चीज को वहां पर दोहराया कि मैं भी पत्रकार हूं, मुझे भी गोली मारी जाएगी, और कौन सी मां है जो अपने बेटे को ईमानदार पत्रकार बनने के लिए भेजेगी। मैं भी पत्रकार हूं, मेरी भी मां डरती है कि मेरा बेटा पत्रकार है, इसको भी गोली मारा जाएगा, मेरे भी मां है। इस तरीके का जब मैंने बोला तो मैं रोया नहीं, लेकिन मेरे आंखों से उस समय बहुत आंसू निकला और वो मां मुझे पकड़ के लिपट गई। फिर मैंने वहां भी ठाना कि यहाँ पर न्याय मिलेगा और जो नेता नहीं आ रहे उनको मैं बुलाऊंगा। तो वहां पर तमाम लोगों और वहां भी न्याय मिला। तो कई ऐसे हादसे हुए, कई ऐसी घटना हुई जो आपको लगा कि ये जैसे हमारे ब्लड में ही हुआ हो जी बिल्कुल। वो हमारे धर्म, हमारे जाति बिरादरी से कुछ नहीं है, हमारे परिवार से नहीं, लेकिन फिर भी मानवता और संवेदना है। और मैं मीडिया से हूं, मैं पत्रकार हूं, तो मेरे अंदर भी भावना और संवेदना, मेरे अंदर भी सोचने की और बूझने की क्षमता है। हो सकता है कि मैं उस समय ना बोलूं, लेकिन मैं अभी बहुत ज्यादा भावुक हो जाऊं। बुरे वक्त में आप घर परिवार रिश्तेदार में अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा किसकी बातें याद आती हैं जो कभी लोगों ने समझाया हो या अभी भी समझाते हो? जैसे मान लीजिए कोई ऐसा फ्रेंड हो या कुछ भी हो जिनके आप दोनों लोगों को परिवार वाले जानते हो, कुछ गलत हो गया, फिर परिवार वालों ने बोला हो कि देखो ऐसे मत करो, इस तरीके से। देखिए सर, फ्रेंड हमारा कोई जीवन में बना ही नहीं। सच बात तो यह है, अब फ्रेंड बनना शुरू किए हैं मैंने अपने। वजह क्या है? वजह क्या थी कि मैं जो है स्कूल लाइफ में कोई फ्रेंड नहीं था। जो फ्रेंड थे वो बस फ्रेंड थे, मतलब उनको लगता था कि रवि ऐसा है, मतलब वो होता ना कि मैच्योरिटी की दोस्ती थी वो मतलब छोड़ दिया। इसके बाद फिर जब मैच्योर हुए तब भी कोई दोस्त बना नहीं, दिल्ली में रहा कोई दोस्त, तरसता था कि कोई दोस्त हो, कोई बोलने वाला। एक ही दोस्त था, वो सौरभ तिवारी, जो स्कूल से लेके अब तक है। और वो कहता था कि रवि भाई एक दिन फोटो खींच के रख ले रहा हूँ, एक दिन फोटो जो है ये काम आएगी किसी दिन पोस्ट डालने के लिए, मुझे पता है तुम बहुत आगे जाओगे। वो चीज था, तो वो आज भी दोस्त है। मजे में ऐसे बोलता था, उसको अंदर से फीलिंग आती थी? सर पता नहीं कैसे बोलता था, बस बोलता था वो, मतलब कहता था फोटो खींच के रख लेता हूँ, ये आगे चलकर काम आएगी। तो वो चीजें थी। इसके बाद कोई दोस्त ज्यादा बना नहीं। और अगर घर में फैमिली में कोई पिताजी जो कहते थे वो सत्य हो जाता था मेरी लाइफ में। पिताजी कह देते थे कि ये करो तो वो सत्य हो जाता था, और पिताजी चाहते मतलब बोल देंगे कि ये नहीं करोगे तो मतलब जो वो बोलते थे वो सत्य होता था। वो पता नहीं कैसे था, पिताजी जो है आचार्य हैं और वो जो बोलते थे मतलब सत्य हो जाता। तो उनको लगता था कि काम होने से रवि का फायदा होगा तो होगा। उन्होंने कहा था कि एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि तुम जो नहीं कर पा रहे हो वो करोगे जीवन में। तो वो चीजें जो है समझ में आई। और मम्मी सबसे बड़ी, माँ बाप हमारे सबसे बड़े दोस्त थे। परिवार में क्या लगता है आपको, क्योंकि आप तो अगर देखा जाए समाज के हित में बहुत ज्यादा बेलगाम हो चुके हैं जी, रेल नेम एकदम जी। आपको कौन कंट्रोल कर सकता है फैमिली में? नहीं, पिता कोई भी? मैंने पिताजी से बोला था एक दिन जब मैं पत्रकारिता शुरू किया था
कि मैं वो पंछी हूं, अगर मुझे छोड़ दिया जाए तो मैं उतनी ऊंचाई तक उड़ सकता हूं कि बहुत कामयाबी मिल जाएगी मुझे। लेकिन ध्यान रखना पिताजी, आप मुझे उड़ने नहीं दे रहे हैं। मैं जो है मैं अच्छा करना चाहता हूं, लेकिन आप मुझे करने नहीं दे रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा बात यह है सर कि मैंने एक चीज ये भी बोला था, पिताजी मैं कितना भी कुछ भी कर लूं, आप मुझे उड़ने दीजिए, मुझे रिपोर्टिंग करने दीजिए, डरिए मत आप। मैं आपके जीवन के अच्छाई के लिए, आपका नाम जो है कभी रवि भट्ट की वजह से नहीं खराब होगा, आपके बेटे की वजह से आपका नाम कभी नहीं बदनाम होगा। इस चीज का उनको जो है ढांढस बंधा है इसके बाद, और वो अभी डरते नहीं है। मैंने कहा पिताजी बोलते हैं कि मर्द के रूप में बेटा पैदा किया है, और उनको लगता है कि बेटा कभी गलत नहीं करेगा। जब कुछ एक्स्ट्रा और चीजें हो जाती है तो कहते हैं भाई ऐसे थोड़ा मतलब उनका काम है सजेशन देना, लेकिन वो फिर भी उन चीजों को जो है मानते हैं कि रवि अच्छा करेगा। जितने भी लोग आपको देखते हैं उनको लगता है कि रवि बहुत जिगर वाले हैं, इनके जैसा जिगर किसी और में नहीं। क्या आप कभी किसी को गले लगाकर रोए हैं? गले लगाकर किस में, मतलब फैमिली में या दर्शकों में? वो क्योंकि यहाँ पर बात आती है टूट जाने वाली, कि जो इतना जिगर वाला है वो कभी किसी को गले लगाकर रोया है? देखिए सर, हम शुरू से अकेले पड़ गए थे। मैंने बताया ना, दोस्त नहीं होता। आप किसको गले पकड़ कर रो सकते हैं? या तो गर्लफ्रेंड को, या तो फिर दोस्त को, या फिर माँ बाप को। तो जब रोने का समय आया तो मम्मी पापा नहीं थे, कोई नहीं था साथ में, मैं अकेला था। तो फोन पे रो लिया था, और इसके बाद कमरा बंद करके रो लिया था। तो वो चीजें कभी नहीं आई कि कोई दोस्त को पकड़ के रो, यार अब तो बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, अब नहीं है। नहीं, मुझे पता था आज का दिन बर्बाद हुआ, आज अगला दिन जो है नया उजाला लेकर आएगा। तो मतलब रोने का वैसे बहुत कम समय मिला है, लेकिन एक समय था, एक दिन रोया था। उस दिन मम्मी को फोन करके रोया था, और जो है गले लगकर रोया था, मतलब ऐसे पार्क में बैठ के महसूस करके। और मम्मी ने कहा कि तुम दिल्ली में हो ना बेटा, चले आओ जो है यहाँ पर, हम जो है, हमने कहा नहीं अब यहीं सब दिन काटेंगे। तो ये चीजें थी। अगर पत्रकारिता को साइड में रख दिया जाए तो रवि को किस चीज से डर लगता है? अपनों को खोने से। मतलब ऐसा लगता है कि मतलब हम आपसे बहुत प्रेम कर रहे हैं, हमको ये लगता है कि आप कुछ गलत कर दोगे तो जो है खोना ना पड़ जाए। मतलब आप गलत कर दोगे तो हम साथ आपका नहीं देंगे। दूसरा, ये इस चीज से डर लगता है कि जो है भगवान कभी गलत ना करवाए, और कभी बोलने का किसी को मौका ना दे। अब उस लायक पहुंचा दिए उस ओहदे पर, तो सब किस उम्मीदों पर खरा उतरूं, कोई गाली देने वाला ना रहे, और कोई मतलब हमारी वजह से ना रोए, बस इतना चाहता हूं। रवि को खुशी किस बात से होती? क्योंकि आप जिस लेवल पर आज हैं, चापलूसी, आपको खुश करने के लिए चापलूसी बहुत करते होंगे लोग जी, आपको भी महसूस होता होगा। लेकिन असल में आप किन चीजों से खुश हो जाते हैं? वीडियो पे व्यूज जाए उससे खुश हो जाते हैं। वो चीजें ये तो भाई क्या बात ये चीज है, वीडियो पे व्यूज जाए वो सबसे बड़ा खुशी है। और मुझे पता है व्यूज जाएगा तो हो सकता है जिसके लिए वीडियो बनाओ वो खुश हो जाए। तो इस चीजों से जो व्यक्ति विशेष द्वारा किया जा सके, जैसे अगर आपका कोई सगे संबंधी है या जो भी चीजें, मतलब फिर से एक बार सवाल दोहरा दीजिए। ऐसी वो क्या क्रिया या प्रतिक्रिया की जा सकती है किसी व्यक्ति विशेष आपके सगे संबंधी द्वारा, जिससे आपको खुशी मिले और उसको चापलूसी करने की जरूरत ना पड़े? ऐसा तो सर कुछ अभी लग नहीं रहा है। लगता यही है कि बस लोग बस अच्छा कहें कि अच्छा तुम कर रहे हो, मतलब इतना कहें कि फलाने का बेटा था और बहुत आगे निकल गया, बस इतना ही सुनना है। मतलब इस चीज से बात अगर की जाए, चाहे भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें हम, चाहे बॉलीवुड की बात करें, तो जितने भी पत्रकार हैं, जैसे जो आपकी कैटेगरी में आते हैं, जो शासन प्रशासन से खासा करके नाराज रहते हैं, वो इनको भी नहीं छोड़ते हैं जी। तो क्या शिकायतें रहती हैं? क्या कोई फिल्म या कोई एक्टर नहीं पसंद है, या कोई इनकी विचारधारा है जिनकी वजह से आपको परेशानी है? देखिए सर, हाँ ये चीजें सवाल है। भोजपुरी की आपने बात की, बॉलीवुड का अस्तित्व तो खत्म हो गया। बॉलीवुड ड्रगी हो गया है, चरसी हो गया है, नशेड़ी हो गया, गंजेड़ी हो गया है। बॉलीवुड का जो है लोग सब वो हमको पसंद नहीं, और बॉलीवुड में अब सारी फिल्में भी फ्लॉप हो जा रही हैं। आप हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हो, आप जो है कहीं ना कहीं देखिए आप एक सामाजिक इंसान है, और आपको लोग फॉलो कर रहा है। आप गुटखा का प्रचार करने लग जाओगे और आप कहोगे कि हम बिग बॉस हैं, तो हमारे नजर में आप सबसे छोटा बॉस हैं। कुछ है ही नहीं है। आप पैसे के लिए जो है आपको लोग जो फॉलो कर रहे हैं उनको आप कैंसर की तरफ ढकेलने का काम कर रहे हैं, तो आपका क्या अस्तित्व रह जाएगा सर? हमारी नजर में जो समझदार है उसके लिए आपका अस्तित्व जीरो है। कि आप बड़ा सा होर्डिंग लगा दिए, उसको ये पता है कि आप गुटखा बेचोगे तो आपको पैसा मिलेगा, लेकिन हम तो कैंसर की तरफ जा रहे हैं ना सर। तो ये चीजें उनकी नजर में। और भोजपुरी की बात करें तो भोजपुरी एक बहुत सलील भाषा है। रउआ राउर ये सब बहुत अच्छी भाषा है। मैं उतना अच्छा तो नहीं, लेकिन जब मैं भोजपुरी में मुझे प्रेम कोई बोलता है ना तो मुझे बड़ा अच्छा फील होता है। तो
जो है भोजपुरी एक सलील भाषा, लेकिन भोजपुरी में कहिएगा कोई जिसका रोड पर मतलब सड़क पर चलने का औकात नहीं, साला बुलेट राजा नाम लिखकर गाता है कि आज ढीलता ढोड़ी जन छीलता। अरे भाई ढोड़ी कोई छीलने का चीज है? ढोड़ी छीलने का चीज है? आप बताइए ना। इसके बाद देवरा ढोड़ी चाटा था, जो है इसके बाद सैया मारे घपा घप, ये सब कोई गाना है? ये सब चीजों से नफरत है। भोजपुरी में भरत शर्मा जी ने गाना गाया था। इसके बाद जो है एक छठ पे बहुत सारा गीत आता है। बहुत सारे अच्छे सिंगर हैं सर भोजपुरी में, जो है अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जब आप ढोड़ी छीलिएगा, घघरा उठाइएगा, लालटेन जला के घपा घप मारिएगा, पेटीकोट ब्लाउज खोल दीजिएगा, किसी का चोली खोल दीजिएगा, तो ये इन चीजों से हमें नफरत है। चोली है, ये सब गंदगी है बिल्कुल। अब उनसे पूछिएगा कभी आप कि क्या ये ढोड़ी जन छीलता अपनी बहन बेटी के साथ सुन पाएंगे? ढोड़ी छीलने की चीज, अरे भाई तुम कौन से औजार की बात कर रहे हो? ढोड़ी छिला जाएगा? खुरपा फावड़ा से लेके ढोड़ी छिला जाता है? अरे महाराज ये सब चीजें समाज को आप परोस रहे हैं तो ये गलत है सरासर, इसीलिए मैं विरोध करता हूँ। किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। बहुत लंबा इंटरव्यू हो रहा है जी। अब आखिरी पड़ाव जी, आपकी आकांक्षाएं क्या है? मतलब क्या आप इमेजिन करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, या अपने लिए करना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए करना चाहते हो, या किसी को देना चाहते हो, या किसी से लेना चाहते हो? नहीं सर, अब जो चाहता हूँ सब मिल रहा है, नाम काम और सब कुछ देश के लिए करना चाहता हूँ। देश मैंने शुरू से मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है और मैं भारत माँ का बेटा हूँ। इस देश में मेरे को जन्म मिला है और इस देश के लिए मैं जितना भी कर दूँ उतना कम है। तो मेरी सोच यही रहती है कि राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं उस देश में जन्म लिया हूँ जहाँ पर गौतम बुद्ध, इसके बाद भगवान श्री राम श्री कृष्ण, इसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जैसे लोगों का जन्म हुआ। उस जगह पर मैं पैदा हुआ हूँ। तो इस जननी का, इस धरती का मैं कर्ज कुछ करके चुका पाऊं। अपने लिए जो चाहिए वो सब मिल रहा है और मिलेगा, मुझे पता है। लेकिन इस देश के लिए, इस सिस्टम के लिए, सरकार के लिए, मतलब लोगों के लिए और समाज के लिए करना चाहता हूं। आगे कोई प्लानिंग है चाहे समाज के लिए, मतलब जो आपके दिमाग में चल रहा हो कि ये चीज? हाँ, ये एक प्लानिंग है। आपने इंटरव्यू के बीच में बताया कि आप चीजों को नोट कर लेते हैं जी। जो भी आपको, जब आप निकले तब भी, जब दिल्ली से निकले, मतलब जो भी आपको करना होता है आपने कई बार बताया कि नोट कर लेते हैं। मैंने आज तक अपने जीवन में केक कभी नहीं काटा। मेरे बर्थडे पे मैंने केक नहीं काटा। मेरा बर्थडे था 13 अगस्त को, मेरे मित्र लोग केक लेके आए, मैंने मना कर दिया, मैंने कहा मैं नहीं काटूंगा। इसके बाद मैंने कहा यहाँ देखिए, मैं बेगूसराय में, मैंने कहा देखिए यहाँ पर कहीं चलते हैं, कुछ अलग करते हैं। मैं वहां पर गया, मुझे पता चला कि यहाँ साईं की रसोई चलती है जो 30 दिन जो है धूप बरसे छाँव में 150-200 लोगों को खाना खिलाती है। मैंने कहा आज का खाना मेरी तरफ से यहाँ पर खिलाया जाएगा। तो मेरा एक थीम है कि अयोध्या या कहीं भी जहाँ मैं पूर्ण तरीके से परिपक्व हो जाऊं, तो मेरा एक थीम है कि मेरा एक रसोई चले जहाँ पर 30 दिन जरूरतमंदों को भोजन मिले, लोग खाएं और समाज सेवा, मतलब जिन लोगों के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, इतना ही सही कर सकता हूँ, उनके लिए मैं कुछ करूँ। मेरा इतना चाह है कि सबसे पहले वरीयता कि मैं कुछ लोगों को अपने पैसे से पढ़ा सकूं और कुछ लोगों को रोज मैं खाना खिला सकूं और जो लोग रोड पर चलते रहे उनके चेहरे पर मैं थोड़ी सी खुशी दे सकूं, बस यही चीज है। यानी कि आपकी जो सोच है खास करके ये है कि हाँ, अपने काम के जरिए, अपने नाम के जरिए समाज सेवा कर सकूं। जी बिल्कुल। आखिरी में हम आपका माफीनामा चाहते हैं जी। बहुत सारे, क्योंकि आप तो अब तो काफी ज्यादा चर्चित हो गए हैं जी, आपसे लोग संपर्क करना चाहते हैं, आपके पास इतने सारे मैसेज आते हैं, इतने सारे कॉल्स आते हैं, आप हैंडल नहीं कर पाते हैं जी, बहुत सारे लोग नाराज हैं। हाँ। तो आखिर में मैं देखिए, मैं हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना करता हूँ, नाराजगी कोई सर बात नहीं, इसलिए नंबर और मेल मैं नहीं देता हूँ। मैं अपने फेसबुक का मैसेंजर जरूर चेक करता हूँ 1 घंटे रोज, टाइम्स ऑफ अयोध्या का, लेकिन मेल और मैसेज इसलिए मैंने देखा, विज्ञापन सर के लिए मैसेज आता है, विज्ञापन के लिए, और विज्ञापन मैं करता नहीं, बहुत कम करता हूँ। मेरे को कुछ चीजें अच्छी लगती है जो समाज के हित के लिए, वो मैं करता हूँ और मैं विज्ञापन करता हूँ। लेकिन विज्ञापन वाले दिन भर फोन करते हैं सर 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 सब, उसके लिए मैं इसलिए नंबर नहीं देता हूँ। और दूसरा, कुछ लोग हाल चाल करने के लिए फोन कर देते हैं, इसलिए मैं मैसेज नहीं देता हूँ। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप हम जैसे ही वीडियो पढ़े कमेंट सेक्शन में आप दे दीजिए, 30 मिनट तक मैं पूरा कमेंट पढ़ता हूँ। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, कमेंट में नंबर दे दीजिएगा तो हम खुद संपर्क कर लेंगे। एक सबसे आसान तरीका, आप बेल आइकन जो है वो दबा के रखिए टाइम्स ऑफ अयोध्या की, और जैसे ही वीडियो आए आप फटाक से पहला कमेंट मार दीजिए, आपकी जो भी बात नंबर सही और नंबर सहित मार दीजिए, फोन इधर से चला जाएगा। और आपको अगर बहुत रियर है तो हमारे फेसबुक और यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में मेरा मेल आईडी पर्सनल, मैं उसको भी 1 घंटे रोज चेक करता हूँ, उस पर आप पूरा बाकायदा लिखकर नंबर के साथ डाल सकते हैं। और दूसरा, रिप्लाई मिलेगा, 5 दिन बाद मिलेगा, 4 दिन बाद मिलेगा जरूर। और दूसरा, मैं टाइम्स ऑफ अयोध्या पे भी अगर कोई मैसेज करता है हेलो का, तब भी वहां पर रिप्लाई मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद आपका बातचीत के लिए। बहुत बहुत आभार, आपने आज पूरा हमारा वो कहते हैं ना कि कुंडली खोल के जानकारी हासिल कर लिया। मतलब अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा। और मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि आप जिस प्रकार से इंटरव्यू लिए हैं, ऐसे और लोगों के प्रतिभाओं को निखारने का प्रयास करें और लोग को जागरूक करें और समाज के लिए अच्छा करें। बिल्कुल बिल्कुल, जितना हो सकेगा हम तो अभी आपसे सीख ही रहे हैं। नहीं, सीखता कोई नहीं है, सीखिए, ये अच्छी बात है। आपने ही तो कहा है, एक्सेप्ट किया कि हम सीखते हैं। हाँ, हम भी सीखते हैं। सीखिए, लेकिन गलत चीजों को नहीं, अच्छी चीजों को। अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ तो मुझे बताने का भी प्रयास करें, मैं सबसे चाहता हूँ। गलत चीजें अगर सीखेंगे भी तो कैमरे पे थोड़ी ना बताएंगे। वही चीज है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभकामना। जय हिंद सबको। जय हिंद सर।